Hello, students. Welcome to the lecture 7 of the electricity. In this lecture, you are going to study about the verification of Ohm's law in parallel connection of resistors. You will also come to know why ammeter is connected in series with reason, why voltmeter is connected in parallel. Also, you will understand more about the series and parallel connection. Do subscribe the channel, like the video. Here you go with the lecture 7. पैरेलल कनेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत बात हम लोग कर चुके हैं। अभी मैं पैरेलल कनेक्शंस में ओम्स लॉ को वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, पैरेलल कनेक्शंस में हम लोगों ने ये रूल्स तो तीनों अच्छे से सीख लिए हैं। क्या थे उन तीन रूल्स थे हमारे पैरेलल कनेक्शन के कि करंट डिवाइड होता है जितने भी पैरेलल रेजिस्टर्स होते हैं सब में I1 I2 I3 जितने भी पैरेलल सेट ऑफ रेजिस्टर्स हैं, V इज कांस्टेंट ऑन ऑल पैरेलल सेट ऑफ रेजिस्टर्स, और जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जितने भी पैरेलल होते हैं उन सबको रेसिप्रोकल करके जोड़ दिया जाता है और बाद में फाइनल आंसर का फिर से रेसिप्रोकल कर लिया जाता है। ये हम लोगों के 3 रूल्स थे पैरेलल कनेक्शन के, राइट। अब हमें जो ओम्स लॉ उठाना होता है हमेशा जो चीज़ हमारी बटी है आई और वी में उस पर उठाना होता है। सीरीज में अगर आपको याद हो तो वी बढ़ता है, तो हम लोगों ने ओम्स लॉ जब वेरीफाई किया था तो वी के टर्म्स में किया था। अब यहाँ पे हम लोग जो ओम्स लॉ वेरीफाई करने वाले हैं वो आई को यूज करके करेंगे। तो ओम्स लॉ होता क्या है हमारा, V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर में I इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन आर, राइट। तो अब हम I इक्वल्स टू V अपॉन आर को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले I1 के लिए V अपॉन R1, जो I1 करंट जिस रेजिस्टर पर जाएगा उसका V अपॉन R1 ओम्स लॉ होगा। I2 के लिए V अपॉन R2 होगा। I3 के लिए V अपॉन R3 होगा। तीनों को कंबाइन कर दें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू आपका V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 होगा। तो यहाँ I1 I2 I3 तीनों को जोड़ें तो I बनेगा और यहाँ V कॉमन ले लें 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बनेगा। अब यहाँ पे I अपॉन V इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आया। अब 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 को पैरेलल सर्किट में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, यानी 1 बाय R। इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा। हेंस ओम्स लॉ, ये हम लोग यहाँ भी बाय ओम्स लॉ ही चल रहे थे। तो ओम्स लॉ इज not only true to each part of the parallel resistor, it is also true in the whole circuit। ये हम लोगों ने क्या वेरीफाई किया कि Ohm's law is not only true on each parallel resistor, it is also true on the whole circuit। ओके, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में ये तुम्हारा एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में ये प्लस माइनस साइन का मैंने फॉलो किया है वोल्टमीटर के लिए। ये प्लस का साइन एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, ये प्लस का साइन माइनस का साइन एमीटर के लिए एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट। स्विच लगा रखा है, R1 R2 R3 R4 रेजिस्टर्स लगा रखे हैं। ये लो एक बल्ब भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब इन चारों रेजिस्टर्स की मैंने वैल्यू दे रखी है। फाइंड क्या क्या करना है, R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस पता करनी है, I इक्विवेलेंट यानी टोटल करंट सर्किट में कितना है, वोल्टेज ऑन ईच रजिस्टर, करंट ऑन ईच रजिस्टर। अब ये पूरा क्वेश्चन देख लिया है। अब पॉज कर दो वीडियो को, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर आगे कंटिन्यू करना। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, सबसे पहले इस R2 और R3 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। 1 बाई R डैश इक्वल्स टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सॉल्व किया, 3 बाई 12 यानी 1 बाई 4। तो R डैश रेसिप्रोकेट करके वैल्यू आ गई 4 ओम। अब R1 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो एक R डैश बना है और एक R4, अब ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए। तो हमारे पास R1 R डैश एंड R4 आर इन सीरीज। सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R डैश प्लस R4। तो R इक्विवेलेंट हमारा 18 ओम आ गया। यहाँ तक का अपना चेक करो, पॉज करो वीडियो फिर आगे देखना। अब R डैश 4 ओम निकला था, R इक्विवेलेंट 18 ओम निकला था। ओम्स लॉ लगा के I इक्वल्स टू V अपॉन R किया, इससे I की वैल्यू आपकी 2/3 दैट इज 0.67 एम्पियर आ गई। और जो I होता है वही हमारा I इक्विवेलेंट होता है। यहां तक का चेक करो फिर पॉज करो। अब हम लोगों का I 2/3 0.67 एम्पियर आ चुका था। अब ये एक सीरीज का R1 है, एक सीरीज का यहाँ R डैश है जो कि R2 R3 का कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज का R4 है। तो वोल्टेज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो V1 इज वोल्टेज ऑन R1 दैट इज V1 इक्वल्स टू IR1। तो V1 I की वैल्यू 2/3 डाली इंटू 10, R1 की वैल्यू डाली 20/3 6.67 वोल्ट आ गया। V2 इज वोल्टेज ऑन R डैश, तो V2 इक्वल्स टू IR डैश किया, 2/3 इंटू 4 8/3 2.67 वोल्ट आ गया। अब ऐसे ही हम लोगों को V3 भी निकाल लेना है। तो V3 हमारा कितना आ जाएगा, V3 इक्वल्स टू IR4।
IR4, तो I2/3, R4 हमारा 4 दिया हुआ है, अगेन ये भी 8/3 ही आएगा, और 8/3 यानी 2.67 वोल्ट। अब अगर तुम तीनों का सम करके चेक करना चाहो V1, V2, V3, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ 6.67, 2.67 और 2.67 इन सबका सम करोगे तो यू विल गेट अगेन 12 वोल्ट। अब यहां तक देखो सही है कि नहीं, V1, V2, V3, फिर पॉज करो। अब इसके बाद करंट चेक करो। I करंट पूरा जाएगा R1 पे, I1 करंट जाएगा इस R2 पे, तो I1 हम लोग I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2, क्योंकि V2 हमारी रेजिस्टेंस इस R डैश पे आई थी, वही R2 पर भी होगी, R3 पर भी होगी, क्योंकि पैरेलल में हम लोगों का जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो V2 वोल्टेज R2 और R3 दोनों में शेयर होगा सेम वोल्टेज, जो कि पूरे R डैश पे था। तो I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2, तो 8/3/6 यहाँ पे 0.44 एम्पियर आया। अब इस I2 वाले पे V2 अपॉन R3, वही वोल्टेज V2 जो यहाँ पे था यहाँ पर भी है, और R3 इसका रेजिस्टेंस, तो 0.22 एम्पियर। वो 0.44 प्लस 0.22 0.66 होगा, लेकिन वो राउंड ऑफ में 0.67 के बराबर ही हो गया, क्योंकि यही I करंट I1 I2 में बटा था, और बाहर निकलने के बाद फिर I हो जाएगा। तो R4 के पास कितना करंट पहुंचेगा? टोटल I करंट ही पहुंचेगा। ये मैंने लिखा नहीं है, ये आप लिख लोगे। तो हमारा इस पर भी पूरा I करंट पहुंचा, इस पर I1 I2 जितने पहुंचे उनकी वैल्यू आ गई, और इस पर I की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन में क्या चीज डिफाइन कर ली, हम लोगों ने अलग अलग पूरे सर्किट में हर एक रेजिस्टर का वोल्टेज भी बता दिया, और हर एक रेजिस्टर पर करंट भी बता दिया। जैसे 2 ओम रेजिस्टर लिखा हुआ है, 10 ओम रेजिस्टर लिखा हुआ है, 20 ओम रेजिस्टर लिखा हुआ है, और अचानक से एक 1000 ओम रेजिस्टर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करना है, और पैरेलल में कनेक्ट करके बस ओरली मुझे जवाब देना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो ओरली हम जवाब दे सकते हैं कि इन चारों को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इस चारों की पैरेलल रेजिस्टेंस 2 ओम से कम होगी, लेस देन 2 ओम। इन पैरेलल इन चारों का जो रेजिस्टेंस होगा लेस देन 2 ओम होगा। यानी इससे हमारा रूल क्या बना? हमारा रूल ये बना कि अगर हम कितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो जो सबसे छोटा रेजिस्टर होगा उससे भी छोटी रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की हो जाती है। बीच में किसी में सीरीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। इफ ऑल द रेजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द रेजिस्टर विद द लोएस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस उसको हम कंसिडर करेंगे, और उससे भी छोटी पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें कई बार बहुत बड़े बड़े दे दिए जाते हैं, कहा जाता है कनेक्ट ऑल इन पैरेलल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो उसमें हमें आंसर से भी लिखना होता है कि सबसे छोटे रेजिस्टर से छोटी रेजिस्टेंस उसकी होगी। ये हमारे इस टॉपिक के बाद के जो ब्लू क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उसमें भी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। अब मान लो अगर हम इन पैरेलल की जगह इसको इन सीरीज कर देते हैं, तो इन सीरीज क्या होता? इन सीरीज तो डायरेक्टली एडिशन किया जाएगा, राइट? सीरीज में तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, सीरीज में तो सीधा ऐड किया जाएगा। लेकिन सीरीज का रूल भी क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है उससे भी बड़ा आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं पैरेलल में जितने रेजिस्टर लगे होते हैं उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आंसर आता है, और सीरीज में जितने भी रेजिस्टर लगे हुए उसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आंसर आता है, क्योंकि सब ऐड होंगे तो सबसे बड़े वाले में जो भी ऐड करते जाओगे वो फर्दर बढ़ता ही जाएगा। तो इन सीरीज हमारा रेजिस्टेंस 1000 ओम से ऊपर ही आना है। अब इस वीडियो में मैं 2 बातें और करना चाहता हूं। एक, वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग देख रहे हैं कि एमीटर को ऑलवेज सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, पहले तो एमीटर एक डेलिकेट डिवाइस है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक। एक नाजुक डिवाइस है, जो नाजुक डिवाइस अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज की सप्लाई आ जाए तो एक्स्ट्रा वोल्टेज के कारण फूंक सकता है। तो वी कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज सो दैट एमीटर रिसीव्स वेरी मिनिमम वोल्टेज एज पर इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है? एंड एमीटर हैज very low resistance, has very low resistance of its own, very low resistance of its own। अपनी खुद की इसकी बड़ी लो रेजिस्टेंस होती है, तो इसके कारण सीरीज में कनेक्ट करने पर ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं करता। ठीक है? और तीसरी बात, हमें एमीटर किस लिए लगाया जाता है? एमीटर इज टू मेजर करंट, और करंट हमारा कांस्टेंट किस में होता है? सीरीज में। तो अगर हमें किसी चीज को मेजर करना है तो हम उस पूरे सर्किट के करंट को मेजर तभी कर पाएंगे जब हम एमीटर को सीरीज में डालेंगे, क्योंकि सीरीज में ही उसे कांस्टेंट करंट की रीडिंग मिलेगी। वो पूरा कांस्टेंट करंट उस पर पहुंचेगा। अच्छा, माइंड इट, करंट पूरा पहुंच जाए उससे एमीटर नहीं फूकने वाला, लेकिन वोल्टेज उसके पास कम पहुंचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई उसको
फोक सकती है, खराब कर सकती है। तो एमीटर अपनी लो रेजिस्टेंस के कारण बहुत मिनिमम सा वोल्टेज अपने पास रिसीव करता है और उस मिनिमम से वोल्टेज के कारण वो अपने आप को बचा के रख पाता है और उसकी खुद की लो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को भी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती। और एमीटर इज टू मेजर करंट, सो करंट रिमेन्स कांस्टेंट ओनली इन सीरीज, सो हमें एमीटर को सीरीज में लेना पड़ता है। तीनों V, I और R तीनों देखो एक एक तुम्हारे रीजन के रूप में खड़े हुए हैं। V कहां खड़ा हुआ है कि वोल्टेज जो है वो मिनिमम पहुंचना चाहिए, डेलिकेट डिवाइस है। I कहां खड़ा हुआ है क्योंकि I जो कांस्टेंट होता है सीरीज में, तो I सीरीज में कांस्टेंट है, तो इसीलिए हमें एमीटर सीरीज में लगाना पड़ता है ताकि वो पूरे I को कैलकुलेट करे। और R यानी लो रेजिस्टेंस का डिवाइस है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इन्हीं तीन रीजंस के साथ हम लोग ये बताएंगे कि क्यों वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। यही तीन रीजन है। वोल्टमीटर आपका एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस होता है, इसकी खुद की बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। वोल्टमीटर इज अ स्ट्रॉन्ग डिवाइस और स्ट्रॉन्ग डिवाइस होने के साथ इसकी अपनी एक बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। तो ये अपनी हाई रेजिस्टेंस के कारण पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसे आप पैरेलल में डालोगे तभी इसकी रेजिस्टेंस सर्किट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। हम लोगों ने पैरेलल में तो ये सीखा ही है ना कि कितना भी हाई रेजिस्टर लगा रहे, अभी भी सीखा था कि जितना भी हाई रेजिस्टर लगा रहे पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टर होता है उससे भी छोटी रेजिस्टेंस आती है। तो कितना भी ये हाई रेजिस्टेंस का बना रहे, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो इसकी रेजिस्टेंस हमारे सर्किट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। और ये एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे पूरा वोल्टेज आए, और इसको वोल्टेज ही मेजर करना है, टू मेजर वोल्टेज, और वोल्टेज ही मेजर करना है। और वोल्टेज आपका पैरेलल में ही जो कांस्टेंट रहता है। तो जब वोल्टेज पूरा पूरा इसके पास पहुंचेगा तभी तो ये उसको मेजर करेगा। तो वोल्टमीटर इज टू मेजर वोल्टेज, सो इट हैज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, वोल्टमीटर इज अ स्ट्रॉन्ग डिवाइस एंड this strong device has very high resistance of its own, so its resistance will influence the circuit. तीसरा, वोल्टमीटर जो है उस वोल्टमीटर को हम लोगों को करंट की सप्लाई उस पे पार्ट्स में पहुंच रही है, इस बात से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इफ अ partial current in parallel, partial current will reach to the voltmeter, it doesn't affect our readings. हमारा पर्पस वो नहीं डिस्टर्ब नहीं होता। हम वोल्टमीटर के केस में दो ही रीजन दे दें बहुत सफिशिएंट है। दो ही रीजन में ये दो पॉइंट्स कंबाइन कर दें एक सिंगल रीजन में, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइस विद वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो इफ इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज इट विल इन्फ्लुएंस द सर्किट विद इट्स हाई रेजिस्टेंस। सो बाय कनेक्टिंग इट इन पैरेलल इट्स रेजिस्टेंस विल नॉट इन्फ्लुएंस द सर्किट। एक ही पॉइंट बना दें इसको। और दूसरा, voltage is to measure voltage and voltage remain constant in the parallel, so always the voltmeter is connected in parallel. अब मैं वोल्टमीटर के बारे में एक लास्ट बात इस वीडियो को खत्म करने से पहले बता देता हूं कि जो वोल्टमीटर होता है वो आपने अक्सर देखा होगा कि वोल्टमीटर को बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, किसी एक रेजिस्टर पे लगा दिया, जैसे मैंने पिछले ही वाले केस में एक रेजिस्टर पे मात्र लगा दिया था, है ना। तो अब अगर मैं सिर्फ इस एक रेजिस्टर पे वोल्टमीटर का कनेक्शन कर देता हूं, ठीक है, तो सिर्फ इस रजिस्टर पर जो वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज तो यहां V1 और इन दोनों पे सेम पैरेलल में V2 और V3, ये तीन पार्ट्स में बटेगा ना वोल्टेज, तो ये V3 वाले वोल्टेज को ही रीड करेगा, क्योंकि जिस पर ये कनेक्ट होता है उसी वोल्टेज को रीड करता है। एक और अगर आपने यहाँ पे कोई वोल्टमीटर लगा दिया, डिफरेंट वोल्टमीटर, तो यहाँ पर जो R1 वाला आपका रेजिस्टर है, इस R1 वाले रेजिस्टर की ही रेजिस्टेंस को रीड करेगा। जो V1 आपका वोल्टेज इस R1 रेजिस्टर पे आया होगा, उस V1 वोल्टेज की रीडिंग इस वोल्टमीटर में आएगी। इसके लिए आपको एक सेपरेट तीसरा वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हो कि इस पूरे, हमें बैटरी का ही मान लो वोल्टेज नहीं मालूम है, आप इस पूरी बैटरी का ही वोल्टेज स्टडी करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टमीटर, तो आप सीधा सीधा बैटरी के पैरेलल में डाल दो वोल्टमीटर। अगर बैटरी के पैरेलल में वोल्टमीटर डाल दोगे तो पूरे सर्किट के पैरेलल वो कहलाने लगता है, तो फिर वो पूरे सर्किट के वोल्टेज को बता देगा, यानी बैटरी के वोल्टेज को बता देगा। अगर बैटरी वोल्टेज नोन नहीं है तब उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं। अन्यथा प्रैक्टिकल लैब में हम लोग जिस रजिस्टर के पास कितना वोल्टेज डिवीजन है, सिर्फ उस जगह पर पैरेलल में वोल्टमीटर लगाते हैं। और किसी भी चीज को पैरेलल में लगाने के लिए हमें 2 सेपरेट वायर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सीरीज में एक सिंगल वायर से कनेक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन अगर किसी भी चीज को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो एक वायर पहले इस तरफ आएगी, एक वायर इस तरफ आएगी। तो अगर 2 डिफरेंट वायर से किसी चीज को कनेक्ट किया जाता है तभी वो पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो वोल्टमीटर के केस में बातें अच्छे से याद